फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम एहसान को एक मंदिर में देव नमस्कार करते हुए देखते हैं, जहां गर्मी से उसका हाल बुरा हो रहा होता है। उस पर तरस खाते हुए मंदिर की नन ग्वानसिक की मॉम से कहती है कि 108 देव नमस्कार काफ़ी है। ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि अगर 108 देव नमस्कार काफ़ी होते तो अब तक की एक लड़के को जन्म दे चुकी होती, लेकिन 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ। वो नन कहती है कि आप तो सच में बेरहम हो, एहसान की एक बेटी तो है ना। जिस पर ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि ये इतना तो कर ही सकती है, अगर हमारे ख़ानदान को बेटा चाहिए तो इसे देना ही होगा, और वैसे भी ये करती क्या है, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती है। इसके यहाँ से तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई थी। तभी ग्वानसिक की दादी कहने लगती है कि और तुम्हारा क्या, तुम्हारे घर से भी तो एक चम्मच भी नहीं आया। इसके बाद वो सभी लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ ग्वानसिक की दादी एहसान पर रेड बीन्स फेंक रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एहसान पर उसकी माँ का साया है। यहाँ वो ग्वानसिक की मॉम से कह रही होती है कि अगर तुमने इसे 3000 देव नमस्कार करवाओगी तो इसमें घर के काम करने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। तब ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि ये वैसे भी कुछ नहीं करती है, अब रात में जाकर अपने पति से मत बता देना कि आज हमने तुमसे क्या क्या करवाया है। वो आगे कहती है कि लेकिन एक बात सुन लो, वो तुमसे हमदर्दी तो जताएगा, लेकिन कोई भी बेटा अपनी माँ की बुराई नहीं सुनेगा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। एहसान उनसे कहती है कि मैं ग्वानसिक को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो ग्वानसिक की माँ को ताना देते हुए कहती है कि लोग कहते हैं ना कि पति बीवी के प्यार में उसके जालिम परिवार को भी सह लेता है, लेकिन ये मेरे साथ उल्टा है। इसके बाद वो वहाँ पे बनी हुई रिलीजियस मूर्ति की नाक पर मारकर गुमयाओं को लेकर भागने लगती है, जिसे ग्वानसिक की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसके पीछे भागने लगती है। अगले सीन में हम एहसान को उसकी मॉम के घर पर देखते हैं, जहां वो अपने भाई बहनों का सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि उसके स्टेप डैड और उनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं। सामान पैक करते हुए उसको घर में अपनी मॉम दिखाई दे रही होती है, जिसे वो इमेजिन करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्वानसिक की दादी और मॉम को एहसान की मॉम की दोस्तों के साथ समंदर के पास देखते हैं। वो अपने साथ वहाँ गुमयाओं को भी लेकर आई थी ताकि वह भी गोताखोरी सीख सके, लेकिन एक लेडी उनसे पूछने लगती है कि क्या तुम इसे एहसान से पूछ कर लाई हो। जिस पर ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि मैं उससे पूछ कर क्यों लाऊंगी, क्या वो हमारे घर की मालकिन है। ग्वानसिक की दादी भी उन लोगों से कहने लगती है कि बस हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में भी एक गोताखोर बने, तो इसमें सबको परेशानी क्या है। एक लेडी कहने लगती है कि जब भी हम गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो अपनी जान के लिए दुआ करते हैं, और ग्वांगी नहीं चाहती थी कि एहसान कभी भी गोताखोरी सीखे, इसलिए एहसान भी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी एक गोताखोर बने। इस बात से ग्वानसिक की दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उन औरतों को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ग्वानसिक की मॉम भी गुमयाओं को लेकर उनके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिनोक एहसान से कह रही होती है कि अभी हमें यहाँ से जाने में 2 हफ्ते बाकी हैं, तो तुम अपने भाई बहन का सामान क्यों पैक कर रही हो, उन दोनों के हाथ नहीं है क्या। एहसान मिनोक से कहने लगती है कि तुम मेरे भाई बहन पर कभी जुल्म मत करना, उन्हें पेट भर कर खाना देना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिनोक उससे कहने लगती है कि मैं कभी कभी उन्हें डांटना भी चाहूँ तो डांट नहीं पाती, क्योंकि वो बार बार मॉम बोलकर मुझे लिपट जाते हैं। मैंने उन्हें इतने सालों तक पाला है, तो वो अब मेरे ही बच्चों की तरह हैं। इसके बाद मिनोक उनसे कहने लगती है कि इस घर में इतने साल गुजारने के बाद मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम घर के कामों के लिए नहीं बनी, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमेशा ग्वानसिक के साथ अपना घर बसाए रखना, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद एहसान उससे कहने लगती है कि तुम बस मेरे भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। मिनोक उससे कहती है कि अब तुम मेरे बच्चों की फ़िक्र करना छोड़ दो। तब एहसान उससे कहने लगती है कि मुझे आज भी अच्छे से याद है, तुम उस दिन सिर्फ 4 आइसक्रीम लेकर आई थी, जबकि मैं 4 नहीं बल्कि 5 भुट्टे लाई हूँ। मिनोक उससे कहती है कि चलो, तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम के बदले ये साइकिल देती हूँ, तुम उसे गुमयाओं के लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझकर ले लो। वहीं ग्वानसिक रात में काम से वापस आता है, तो आते ही उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि वो फिर से उन लोगों के लिए भुट्टे चुरा कर ले गई है, मैंने खुद अपने हाथों से गिने थे। वो उन लोगों के लिए सामान चुरा कर ले जाती है जो उसके कुछ लगते ही नहीं। ग्वानसिक वहीं पास में मछलियाँ रखकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम, उन भुट्टों के बदले ये महंगी वाली मछलियाँ लाया हूँ।
उसकी मॉम कहने लगती है कि तुझे तो बस उसी की पड़ी रहती है, मेरे साइड से कौन बोलेगा अगर तू हर बार उसी की साइड से बोलेगा। तभी क्वांसिक कहने लगता है कि आप डैड से बोलो ना कि वो आपकी साइड से बोले। तभी वहाँ एहसान भी आ जाती है जो अपने स्टेप डैड के घर से साइकिल के साथ बहुत सारा सामान भी लाई हुई होती है। वो सबसे कहने लगती है कि उन्होंने 5 भुट्टों के बदले हमें कितना सारा सामान दिया है। इसके बाद क्वांसिक की मॉम और एहसान सारा सामान चेक करने लगते हैं। उस सामान में वो येलो ड्रेस भी थी जिसे पहनकर एहसान और क्वांसिक भागे थे। उस ड्रेस को देखकर क्वांसिक की मॉम कहने लगती है कि तुम ये यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, क्या फिर से भागना चाहती हो। तभी क्वांसिक चुपके से उस ड्रेस को उठाकर अपने पीछे छुपा लेता है। एहसान भी कहने लगती है कि मिनॉक ने बड़े ही प्यार से गुमयांग को ये साइकिल दे दी, अगर वो चाहती तो उसे अपने दूसरे बच्चे के लिए भी रख सकती थी। तभी क्वांसिक की दादी कहने लगती है कि इस साइकिल को फेंक दो, लड़कियां साइकिल नहीं चलाती, अगर मेरे हस्बैंड ज़िंदा होते तो तुम्हारी पिटाई करते। क्वांसिक की मॉम भी कहती है कि मैं कबाड़े वाले को बेचकर कुछ और ख़रीद लूँगी। ये सुनकर एहसान काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद वो गुमयांग से पूछती है कि बेटा क्या तुम आज समुद्र के पास खेलने गई थी। इससे पहले गुमयांग कुछ बोल पाती तभी क्वांसिक की दादी गुमयांग को सुलाने के बहाने अपने साथ ले जाती है। इसके बाद क्वांसिक एहसान की सारी किताबें साफ़ कर रहा होता है, तभी रूम में एहसान भी आ जाती है। पूरा दिन काम करने की वजह से उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। क्वांसिक उससे कहता है कि तुम थक गई हो ना, एक बात बताओ, तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं बोलने देती हो। जिस पर एहसान कहती है कि अगर तुम मेरी साइड से बोलोगे तो वो मुझसे नफ़रत नहीं बल्कि मुझे मार ही डालेंगी। क्वांसिक कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं, अगर मैं उनकी नज़रों में बुरा बनता हूं तो बनने दो। तब एहसान उससे कहती है कि अगर बोलना है तो अपनी बेटी के लिए बोलो। मैं चाहती हूं कि गुमयांग उस साइकिल को चलाए, अगर उसे साइकिल भी चलाना नहीं आया तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी किचन में ही गुजरेगी। मैं चाहती हूँ कि गुमयांग जो चाहे वो कर सके, वो धरती पर राज करे, आसमान को छुए और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करे। वो खाने के टेबल को नहीं सजाए बल्कि उसे पलट दे, उसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाए। क्वांसिक इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि तुम भी टेबल पलट दो, मैं अपने हाथों से सफाई करूँगा। ये सुनकर एहसान रोने लगती है और क्वांसिक से खुद को गले लगाने के लिए कहती है। अगली सुबह एहसान सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती है और उठते ही क्वांसिक की दादी उस पर फिर से रेड बीन्स फेंकने लगती है और एहसान से कहती है कि खबरदार, अगर तुमने क्वांसिक को बताया कि हर रोज़ मैं तुम पर बीन्स फेंकती हूँ, क्योंकि चुगली करने वाली बीवी तो नर्क में ही जाती है। इसके बाद जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी क्वांसिक गुमयांग के लिए एक नई साइकिल लेकर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि ये पूरे 2000 वॉन की है, कबाड़े वाले को देने से पहले ये बात याद रखना। उसकी ये बात सुनकर एहसान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद गुमयांग की बॉल्स के सारे मटर ख़त्म हो जाते हैं तो वो और मटर मांगने लगती है, जबकि एहसान की बॉल्स के भी मटर पहले ही ख़त्म हो गए थे। तब क्वांसिक अपने टेबल से घूमकर एहसान के टेबल की तरफ घूमकर बैठ जाता है और अपने बॉल के मटर एहसान और गुमयांग की बॉल में डाल देता है। फिर वो कहता है कि अब से मैं इसी टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगा। इसके बाद जब क्वांसिक काम पर जा रहा होता है तो एहसान उसे किचन से मुस्कुराते हुए बाय बोल रही होती है, जबकि गुमयांग हमें यहाँ पर नरेट कर रही होती है कि किस तरह से उसकी मॉम ने अपनी पूरी जवानी मुस्कुराते हुए उस किचन में निकाल दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1994 में, जहाँ एहसान गुमयांग से मिलने के लिए सियोल आई हुई होती है। वो गुमयांग के घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते हुए एहसान को गुमयांग के बहुत सारे शूज़ मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो गुमयांग से कहने लगती है कि तुम इतने सारे शूज़ का क्या करोगी। उस वक्त गुमयांग अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही थी कि तुम और तुम्हारी मॉम जाने, तुम्हारी मॉम को घरेलू पौधे पसंद है, जंगली नहीं। इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब गुमयांग अपने बॉयफ्रेंड योंग की मदर से मिलने के लिए आई हुई थी। योंग की मदर गुमयांग से कह रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि तुम योंग बॉम्ब को डेट कर रही हो। गुमयांग कहती है कि हाँ वो खुश है, जिस पर योंग की मदर कहती है कि वैसे कौन नहीं होगा, मैंने सुना है तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है। गुमयांग कहती है कि हाँ, मेरे सीनियर्स मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ और जल्द ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा। योंग की मदर कहने लगती है कि तुम आगे भी जॉब कंटिन्यू करोगी, जिस पर गुमयांग कहने लगती है कि मेरी और योंग की इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है, मैं आगे भी जॉब कंटिन्यू करूँगी।
योंग की मदर कहने लगती है कि ऐसा ना हो कि जॉब करने से तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ जाए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पैसे आएंगे तो तुम्हारा भी शो ऑफ करने का मन करेगा। अक्सर गरीब लड़कियां अमीर बॉयफ्रेंड के साथ अमीर दिखना चाहती है। वो आगे उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग रहा? वैसे सच बताना, क्या तुम एक मैनेजर बनना चाहती हो, ये होने वाली वाइस प्रेसिडेंट के ख़ानदान की बहू? योंग बॉम मेरा सबसे बड़ा और काबिल बेटा है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि बाहर काम करने की बजाय तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए? गुमयोंग कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं भी योंग की जितनी ही काबिल हूँ और अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल अपने पैसे से रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे मैनेजर बनना चाहती हूँ, फिर सुपरवाइज़र और सीईओ भी। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शर्म की बात है। योंग की मदर कहने लगती है कि अगर घर की रौनक बढ़ानी हो तो लड़की का खूबसूरत और घरेलू होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें गुमयोंग फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड योंग को बता रही होती है और आखिर में गुस्से में कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही। इसके बाद जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो विंडो खुली देखकर उसे बंद करने लगती है, लेकिन वो विंडो बंद नहीं हो रही थी, जिस वजह से गुमयोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एहसान उससे फिर से कहने लगती है कि क्या तुम अपनी पूरी सैलरी अपने शूज़ पर ही ख़त्म कर देती हो? ये सब सिर्फ पैसों की बर्बादी है। जिस पर गुमयोंग कहने लगती है कि पैसों की कमी लालची बना देती है। बचपन से हमने गरीबी देखी है, इसलिए मैं अब चीज़ों को खरीदती हूँ। हर छोटी चीज़ के लिए मुझे तरसना पड़ता था, इसलिए अब मैं खुद को रोकती नहीं और जो चाहे वो ख़रीद लेती हूँ। एहसान उससे कहने लगती है कि ऐसा नहीं कि हमने अपने शौक़ पूरे करने के लिए तुम्हारे शौक़ पूरे नहीं किए, हमने हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा ही किया है। गुमयोंग ज़ोर से चिल्ला के कहने लगती है कि झूठ मत बोलो, और वैसे भी अब आप सफाई क्यों दे रही हो? ये कहकर वो अचानक से चुप हो जाती है। एहसान पूछती है कि क्या तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है? थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम कर लो। गुमयोंग कहती है कि आपने कभी ऑफिस में काम किया होता तब ना आपको पता होता है कि छुट्टियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती। एहसान कहने लगती है कि अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जॉब छोड़कर शादी कर लो ना। ये सुनकर गुमयोंग गुस्से से कहने लगती है कि आप चाहती हो कि मैं आपकी तरह एक गरीब घर में शादी कर लूं और एक एक पैसे के लिए तरसूं। हालांकि ये सब कहकर गुमयोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एहसान उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, मेरी ज़िंदगी में भी बहार आई थी, मैंने भी बहुत खुशियों भरे पल बटोरे थे। मत जियो मेरी जैसी ज़िंदगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बुरा तो मत कहो। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ ग्वानसिक घर वापस आते हुए गुमयोंग के लिए बहुत ही सारे मटर लेकर आता है। वहीं घर पर एहसान किचन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ ग्वानसिक की दादी आकर एहसान से कहती है कि चलो मेरे साथ चलकर गुमयोंग को आशीर्वाद दे दो। एहसान उनके साथ रूम के पास जाती है तो देखती है कि उन्होंने गुमयोंग को गोताखोर बनाने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी, और वो एहसान से कह रही थी कि अगर परिवार में एक और गोताखोर होगा तो परिवार की ढाल बनेगा, ये कभी किसी की मोहताज नहीं रहेगी। ये सब देखकर एहसान को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है। वो रूम में जाती है और सारे रिचुअल्स का सारा सामान फेंक देती है और रोते हुए चीख कर कहने लगती है कि ये मेरी बेटी है, कोई लावारिस जानवर नहीं, सोचना भी मत, ये कभी एक गोताखोर नहीं बनेगी। वो गुस्से से गुमयोंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है तो ग्वानसिक की मॉम उसे रोकने लगती है। तभी एहसान उससे कहती है कि मेरी माँ के लंग्स ख़राब हो गए थे, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि गोताखोर मत बनना और ना ही नौकरानी बनना, लेकिन मैं फिर भी नौकरानी बन गई। लेकिन मेरी बेटी किसी की भी गुलामी नहीं करेगी, वो मेरी ज़िंदगी नहीं जिएगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो ग्वानसिक की मॉम गुमयोंग को एहसान से छीनने लगती है और कहने लगती है कि तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन इस ख़ानदान की बेटी को यहीं छोड़कर जा। एहसान उनसे गुमयोंग को छीनते हुए उनसे कहने लगती है कि ये मेरी बेटी है, अगर ख़ानदान में एक गोताखोर चाहिए तो अपनी बेटी को बनाओ। ये सुनते ही ग्वानसिक की मॉम एहसान को ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की और मेरी बेटी के बारे में बात करने की। ग्वानसिक की दादी भी उसके ऊपर रेड बीन्स डालते हुए कहने लगती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके ऊपर इसकी माँ का साया है। वो दोनों मिलकर एहसान को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगती है और तभी वहाँ ग्वानसिक भी आकर उनकी बातें सुन लेता है। उसे देखते ही ग्वानसिक की मॉम ग्वानसिक से झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, ये कह रही है कि गुमयोंग बस इसी की बेटी है। ग्वानसिक की दादी भी एहसान को घर से निकालने के लिए कहने लगती है।
तब गॉन्सिक उन दोनों से कहने लगता है कि एहसान ने मुझसे शादी की है, ये मेरी वाइफ है, आप दोनों की बहू नहीं। आज के बाद आप दोनों इसकी शक्ल कभी भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब मैं इसे यहाँ पर नहीं रहने दूँगा। ये कहकर वो गुमयोंग को गोद में उठाता है और एहसान का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है 1994 में, जहाँ एहसान गुमयोंग के शूज़ पहनकर कह रही थी कि तुम ये शूज़ क्यों नहीं पहनती हो, जिस पर गुमयोंग कहती है कि ये मुझसे ज़्यादा आप पर अच्छे लग रहे हैं। वैसे आपने किसी अमीर आदमी से शादी क्यों नहीं की, आप भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और शूज़ पहनती। जिस पर एहसान कहती है कि अगर कोई मुझसे वक्त में पीछे भेजकर मुझसे अमीर आदमी से शादी करने के लिए कहे तो भी मैं तुम्हारे डैड से ही शादी करूँगी। तभी वहाँ गॉन्सिक भी आ जाता है, जो अपने साथ गुमयोंग के लिए बहुत सारे मटर लेकर आया था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ गॉन्सिक और एहसान ने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया था। एहसान, गॉन्सिक, गुमयोंग यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, जो कि उन्हें एहसान की मॉम के दोस्तों ने दिया था। तभी दरवाजे पर लैंडलॉर्ड आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही गॉन्सिक उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैं मछली पकड़ने की नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जो नौकरी मिलते ही मैं आपका सारा किराया भर दूँगा। एहसान भी कहने लगती है कि मैं फ्री होते ही आपकी दुकान संभालूंगी। लैंडलॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम दोनों मेरी टांग खींच रहे हो या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि कोई आकर तुम्हारे 3 महीने का किराया दे गया। एहसान हैरानी से पूछती है कि क्या सच में कोई हमारा किराया दे गया। मकान मालिक टाइम पर किराया देने की वजह से उन्हें कुछ खाने का सामान और एक पेपर देकर जाते हैं, जिस पर वो नाम लिखा हुआ था जिसने उनका किराया भरा था। रात में गॉन्सिक और एहसान उसी पेपर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिरकार उनका किराया किसने भरा। एहसान तो गॉन्सिक को घूरते हुए पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसका नाम होईजोंग है। गॉन्सिक उससे कहता है कि मुझे क्या पता, 10 साल की उम्र से तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एहसान दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। एहसान की मॉम की फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए घर आई हुई थी। वो आपस में बातें कर रही थी कि जब से इसने अपना ससुराल छोड़ा है तब से खुश रहने लगी है। उनमें से एक लेडी एहसान से कहती है कि तुम्हें पता है कि गॉन्सिक कहाँ पर काम कर रहा है और किसके लिए काम करता है। तभी वहाँ गॉन्सिक आ जाता है, जिसके हाथ में उसे चोट लगी होती है। एहसान रोते हुए उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। इसके बाद जब वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उनसे डॉक्टर कहते हैं कि जब चोट लगी थी तभी आना चाहिए था ना, पता नहीं अब उंगलियां ठीक होंगी भी या नहीं। क्लिनिक से बाहर आने पर एहसान गॉन्सिक को गुस्से से देखते हुए कहती है कि बेवकूफ़, जब तुम्हें चोट लगी थी तो बोट को तभी किनारे पर ले जाने के लिए बोलना चाहिए था ना। मछलियाँ पकड़ने से इतना प्यार है जो अपनी उंगलियाँ तुड़वा कर आ गए। घर जाने पर एहसान की मॉम की दूसरी फ्रेंड, जिसका नाम चुंगसू आंटी था, वो एहसान को बताती है कि समुंदर की उस साइड पर सांगिल की फैमिली का कब्जा है। डोंगरी में अगर मछलियाँ पकड़नी है तो उसी के लिए नौकरी करनी होगी। एहसान रोते हुए कहती है कि तो वो इसलिए उसके लिए काम कर रहा है। चुंगसू आंटी कहने लगती हैं कि तुम उसे पता मत चलने देना कि तुम्हें पता है वो छोटा है पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और हर दिन गॉन्सिक काम से आकर इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो बिना खाना खाए भी सो जाता है। एक दिन एहसान उसकी नेक पर बैंडेज लगी हुई देखती है। फिर वो गॉन्सिक के पैर और हाथ भी चेक करती है तो देखती है कि उसको हर जगह चोट लगी थी। इसके बाद गॉन्सिक सूरज निकलने से पहले ही काम पर जाता है तो एहसान और गुमयोंग उसे जाते हुए बाय बोलते हैं। वो सब लोग इन्हीं छोटे छोटे पलों में बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन एहसान सांगिल के घर उसकी वाइफ से मिलने जाती है, जिसका नाम योंगरैन था। योंगरैन एहसान से पूछती है कि अब गॉन्सिक की उंगलियां कैसी है। पता है उस दिन अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा हुई थी। अगर किसी को चोट लगी तो बोट को वापस घुमा लेते, ये मछलियाँ इंसानों से ज़्यादा कीमती थोड़ी है। मिस्टर पार्क और मिस्टर किम ने भी बोट घुमाने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन मछलियाँ आसानी से मिल रही थी तो शायद उन्हें थोड़ा लालच आ गया। लेकिन गॉन्सिक की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पूरी रात उसने बिना रुके काम किया। एहसान इमोशनल होते हुए पूछती है कि क्या उस दिन कैप्टन ने बोट वापस नहीं घुमाई थी। मेरा हस्बैंड ठीक से अपना हाथ भी खोल नहीं पा रहा है, हर रात दर्द से तड़पता है। योंगरैन कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से बहुत मिन्नतें की थी कि वो तुम्हारे हस्बैंड को मारना बंद कर दे।
वहीं दूसरी तरफ सांगिल ग्वानसिक से कह रहा था कि तुझे मुझे उकसाने में मज़ा आता है क्या, जो हर रोज़ जल्दी भागता है। ग्वानसिक उसे बिना कोई जवाब दिए जाने लगता है तो सांगिल उसे रोकता है और बोट की चाबी देते हुए कहता है कि आज तू बोट चलाएगा क्योंकि मेरा ड्रिंक करने का मूड है। वहाँ बैठा एक आदमी कहने लगता है कि कैप्टन, आपको तो ग्वानसिक से ज़्यादा ही प्यार है, आप उसे घर जाने ही नहीं देते। आपका घर तो इतने पास है, आप तो खुद भी जा सकते हो। सांगिल ज़ोर से चीखते हुए कहता है कि बकवास कम करो और मेरी बात कान खोलकर सुनो। जब तक कैप्टन बोट से नहीं उतरेगा तब तक बोट से कोई भी नहीं उतरेगा, समझ आया। ग्वानसिक बोट चलाने के लिए मना कर देता है और बोट से उतरकर जाने लगता है। वहीं योंगरान एसॉन से सांगिल की साइड लेते हुए कहती है कि वो गुस्से के थोड़े तेज़ हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। एसॉन उससे कहती है कि अपने हस्बैंड की साइड लेना छोड़ दो, ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए लेकिन गलत के खिलाफ हर कीमत पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सांगिल ग्वानसिक को रोकते हुए कहने लगता है कि तू घर जाने के लिए इतना ज़्यादा मचल क्यों रहा है। वो ग्वानसिक के हाथ से घर ले जाने वाली मछलियाँ भी छीन लेता है और कहने लगता है कि अगर मैं तुझे रुकने के लिए बोलूँगा तो तुझे रुकना होगा। तेरी बीवी क्या कोई परी है जो उसके बिना तू रह नहीं सकता। ग्वानसिक कहने लगता है कि हाँ, मैं उसे मिलने के लिए मर रहा हूँ। सांगिल उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि प्यार से पेट नहीं भरता है, इस बात को तुम समझो। ग्वानसिक कहता है कि आपको घर जाने की जल्दी क्यों नहीं होती, क्या आपकी बीवी आपको भाव नहीं देती। ये सुनकर सांगिल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ग्वानसिक को एक लात मारता है। तभी सामने से एसॉन भागते हुए आती है और सांगिल को दूर से ही कुत्ते का बच्चा कहने लगती है। उसे इस तरह से भागकर आते हुए देखकर ग्वानसिक को याद आता है कि ना जाने कितनी बार एसॉन उसे बचाने के लिए इसी तरह से भागी है और उसके लिए लोगों को गालियाँ भी दी हैं। एसॉन गुस्से में सांगिल से कहती है कि मेरा हस्बैंड आज से यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये कहकर वो ग्वानसिक को अपने साथ ले जाने लगती है लेकिन सांगिल पीछे से उन दोनों को उल्टी सीधे बातें बोलने लगता है। तभी एसॉन वापस भागकर आती है और सांगिल को एक किक मारते हुए कहती है कि ये ले, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मैंने तेरे जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा। हम दोनों खुश हैं जो तुझसे छुटकारा मिला। इसके बाद रास्ते में जाते हुए ग्वानसिक एसॉन से कहता है कि तुम लड़की नहीं बल्कि बहुत तेज़ सीटी हो। जबकि एसॉन बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर जा रहे थे। इसी तरह 1994 में भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ जा रहे थे और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।